स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी फैमिली द ज्ञान किट में। हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में पूरा डिटेल स्टडी की हुई है। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, जो कि लाइफ प्रोसेस का एक नेक्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के दौरान जिस फूड को ऑब्टेन किए हैं उस फूड का क्या करते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, या कह सकते हैं एनर्जी को हम बनाने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी को किस रूप में हम लोग बनाते हैं, तो वो एनर्जी को एटीपी के रूप में हम क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, एटीपी में जो बॉन्ड होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को कहते हैं, उसमें एक फॉस्फेट एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है जिसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है जब वो बॉन्ड टूटता है। तो ठीक है, तो एनर्जी जो बनती है वो किसके फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है। और जब फिर बॉडी को जरूरत होगी उस एनर्जी की, तो वो एनर्जी क्या होगी, वो एटीपी टूटेगी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, यानी कि एटीपी से एक एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और वो बॉन्ड फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और वही एनर्जी हम यूज करेंगे अपने बॉडी के अलग अलग मेटाबॉलिक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कह रहा वह प्रोसेस जिसके दौरान जो एक लिविंग बीइंग क्या कर रहा हो, एनर्जी का या फूड का यूज कर रहा हो, क्या करने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए, टू गेट एनर्जी को बनाने के लिए फूड का यूटिलाइज। तो जो फूड हमने खाया वो क्या था, पॉलीसैकेराइड था। जो फूड जो है डाइजेस्ट होता है, पार्ट टू पार्ट डाइजेस्ट होता है, लास्ट में वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड। ठीक है, वो मोनोसैकेराइड एब्जॉर्ब होता है। अब उसी मोनोसैकेराइड जो ग्लूकोज है उसी का यूज करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे और तोड़ के उससे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो हम फूड के रूप में लिए हैं वो कार्बोहाइड्रेट को क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक हमारा सेल ऑर्गेनेल है जो हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये सेल ऑर्गेनेल होता है, और ये सेल ऑर्गेनेल ही क्या होता है, मेन साइट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीज्ड इन एज पर नीड। कह रहा है कि एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर रहती है, और जब बॉडी को फिर से फर्दर एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी क्या होती है, टूटती है। ठीक है, तो जो एटीपी है टूटेगी किसमें, एडीपी प्लस सीआई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसे कहते हैं। ठीक है, तो जब इसमें टूटती है तो ज्यादा मात्रा में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी का यूज हम करते हैं फर्दर मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो पहला क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट। कह रहा है कि रेस्पिरेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसमें होता है किसका, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेकडाउन करता है किसमें, 3 कार्बन के पाइरुविक एसिड में, जो कि ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट, इस ब्रेकडाउन को हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज का टूटना, और ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। हम जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट है, और ये ग्लूकोज टूटता है पाइरुविक एसिड में, और पाइरुविक एसिड में 3 कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये प्रोसेस होता किसमें है, सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है, जो सेल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सेल के साइटोप्लाज्म में कौन सा प्रोसेस होगा, ग्लूकोज टूटेगा पाइरुविक एसिड में, और इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज मॉलिक्यूल विथ 6 कार्बन एटम, कह रहा है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम का है, इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पाइरुविक एसिड, किसमें चेंज हो जाएगा, पाइरुविक एसिड में, विच कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम, जो बना होता है 3 कार्बन एटम का। यानी कि ग्लूकोज जो है बाबू कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है,
इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलिसिस। क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लूकोज टूटेगा और टूट के क्या बनाएगा, पाइरुविक एसिड, जिसे हम पाइरुवेट भी कहते हैं, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट। और ये जो पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट होता है वो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। और ये किसमें होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कह सकते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होता है, जिसमें जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या होता है, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही एकमात्र एनर्जी गेन करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्योंकि साइटोप्लाज्म किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट ही होता है, किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज्म के सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये यूनिवर्सल प्रोसेस है और हर तरह के ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस पाया जाता है, ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट क्या होगा, अब ग्लूकोज से क्या बन गया है, पाइरुविक एसिड। अब इस पाइरुविक एसिड जो है, ये पाइरुविक एसिड किस किस फॉर्म में टूटेगा, चलिए वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पाइरुविक एसिड का सिंथेसिस हो गया। अब हम देखेंगे कि फेट ऑफ पाइरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार से पाइरुविक एसिड टूटेगा उसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे। ठीक है, पाइरुविक एसिड अंडरगोज फर्दर ब्रेकडाउन विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा है कि जो पाइरुविक एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज हुआ है ग्लूकोज से, वो पाइरुविक एसिड कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका फर्दर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब पाइरुविक एसिड टूटेगा किसमें, रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स वेरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन स्पेसिफिक टू ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि टूटेगा किसमें, ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है और किस तरीके के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को यूज कर रहा है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है बाबू, जिस तरीके से हमने बताया कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, उसी तरीके से ग्लूकोज की जगह पे और भी सारी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। मेन ग्लूकोज होता है, बाकी जैसे कि फैट हो गए और आपके प्रोटीन्स हो गए, ये सब भी कभी कभी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो फेट ऑफ पाइरुविक एसिड है ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा और इस पे डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म किस टाइप का रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कह रहा है कि रेस्पिरेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं उसे क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब कह रहा है कि रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, लेकिन हमको अब जानना है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को इनहेल करना और हमारे अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। तो क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना, एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है कि ब्रीदिंग का मतलब है गैसियस एक्सचेंज, सिर्फ हमारे लंग के सरफेस तक। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो लंग्स के सरफेस तक गैसियस एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होना, ऑक्सीडेशन होना और उससे एटीपी का बनना, ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। और ब्रीदिंग का मतलब है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन में पहला क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा और दूसरा क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। गैसियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, ब्रीदिंग के बाद क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, जिसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। सिंपल फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और वो सिंपल फूड क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो हमने ऊपर थोड़ा सा देखा कि 2 तरीके का रेस्पिरेशन है। एक क्या है आपका
एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम अगर स्टडी करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बाबू? एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। पायरुविक एसिड अंडरगो कन्वर्जन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग एनर्जी, कह रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। कह रहा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, जो पायरुविक एसिड है इसका कन्वर्जन होगा। जो पायरुविक एसिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, और क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, और क्या करेगा बाबू? वाटर मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन करता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेन डिफरेंस तो यही हो गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ईदर इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कह रहा है कि जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है वो पायरुविक एसिड या तो किसमें चेंज होगा? इथाइल अल्कोहल में चेंज होगा, या तो ये चेंज हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। वो भी डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म में किसमें चेंज होगा। तो इथाइल अल्कोहल टिपिकली फॉर्म्स इन माइक्रोब्स। कह रहा है कि जो इथाइल अल्कोहल होगा वो उसका फॉर्मेशन ज्यादातर किसमें होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है जिसे हम सैकेरोमाइसिस सेरेविसी के नाम से जानते हैं, और बैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया में भी हो सकता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन या तो किसमें होगा बाबू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट अथवा कि बैक्टीरिया में होगा। इस तरीके के ईस्ट और बैक्टीरिया में किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इथाइल अल्कोहल का। इसीलिए ईस्ट को हम क्या कहते हैं? ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो है अल्कोहल बनाने में मदद करता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? ये तो हमने जान लिया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान दो चीजों का प्रोडक्शन हो सकता है, या तो लैक्टिक एसिड का या तो आपका इथाइल अल्कोहल का। तो इथाइल अल्कोहल को तो पढ़ लिया, ईस्ट और बैक्टीरिया में होगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान? इन सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स में, एंड मसल सेल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और कह रहा है कि जो हमारी मसल सेल होती हैं उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस, एक लैक्टोबैसिलस नाम का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जिसमें भी ये प्रोसेस होता है, कौन सा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। ये सारी बातें हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या क्या है, ठीक है। रिएक्शन में देखते हैं ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में टूटेगा। ग्लूकोज कहाँ पे टूटेगा? साइटोप्लाज्म में। ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ पे टूटेगा? एक मिनट। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटेगा जिसे हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो ग्लूकोज होता है वो चेंज होता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड में। अब इस पायरुवेट का क्या होगा? ये पायरुवेट अब जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसमें तीन कंडीशन देखने को मिल रहे हैं। एक है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या होगा? एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा? और एक है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब क्या प्रोसेस होगा? तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के दौरान ये जो पायरुवेट है वो किसमें चेंज होगा? इथेनॉल प्लस CO2 और बनाएगा 2 ATP। 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, 2 मोल ऑफ ATP का फॉर्मेशन करता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है तो ये कौन सा कंडीशन हो सकता है? मसल सेल वाली कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है वो किसमें चेंज होगा? लैक्टिक एसिड, और एनर्जी बनाएगा 2 ATP एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोसेस कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसमें ये चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ ही साथ ये चेंज होता है आपका कम से कम लगभग 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो ये है आपका ओवरऑल प्रोसेस किसका?
रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे पेन इन लेग मसल्स वाइल रनिंग। कह रहा है कि दौड़ने के दौरान, जब हम दौड़ते हैं उस दौरान हमारी लेग की मसल्स में पेन क्यों होता है, तो उसका कारण हम जानेंगे। इंटेंस रनिंग ट्रिगर्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल ड्राइवन बाय एन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर एनर्जी। जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या बहुत तेजी से दौड़ लगाते हैं, उस दौरान हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो एनर्जी की जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है तो क्या होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो रहा है, लेकिन उस दौरान कुछ मसल्स होती हैं जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं कर पाती हैं। तो जो ग्लूकोज है, पायरुविक एसिड है, वो पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने की बजाय लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, और वो जो लैक्टिक एसिड है वो एक्युमुलेट होने लगता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या होती है, पेन होती है। तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो ऑक्सीजन के कमी में क्या होने लगता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और वो लैक्टिक एसिड जो है इकट्ठा होगा हमारे बॉडी में मसल सेल में, जिसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से पेन होता है हमारी मसल्स में, ठीक है। रेस्टिंग आफ्टर द एक्टिविटी हेल्प पेन कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल। कह रहा है कि जब हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये जो लैक्टिक एसिड जो है उसके जो फॉर्मेशन हुआ है वो अब धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, और जिसकी वजह से दर्द भी क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि एटीपी क्या होता है, तो चलिए देखते हैं एटीपी क्या होता है। एटीपी सर्व एज द एनर्जी करेंसी विद इन द सेल। एटीपी जो है वो सेल के अंदर एनर्जी करेंसी की तरह क्या करती है, काम करती है। एटीपी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, क्योंकि एटीपी के फॉर्म में ही जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी में क्या रहती है, इकट्ठा रहती है, ठीक है। एटीपी इज एन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन को हम क्या, एटीपी को हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। दिस मॉलिक्यूल इज जनरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। कह रहा है कि एटीपी का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, एटीपी का सिंथेसिस बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है, वो भी कहाँ पे, आपके फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द 3-फॉस्फेट बॉन्ड इन एटीपी आर हाई एनर्जी बॉन्ड। कह रहा है कि जो 3-फॉस्फेट बॉन्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एटीपी में, वो क्या है, एक बहुत ही हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, एंड देयर ब्रेकिंग रिलीजेस सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी। कह रहा जिसके ब्रेकिंग, जो ब्रेक डाउन होगा वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, एनर्जी का रिलीज करता है, ठीक है। रिलीज एनर्जी इज सब्सिक्वेंटली यूटिलाइज फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। कह रहा है और जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी बॉडी में हो रही अलग अलग तरीके की मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, तो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्रूशियल फॉर ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। कह रहा है कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो क्रूशियल होता है किसके लिए बाबू, ब्रीदिंग के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए एंड सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। यानी कि हमारे ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या होगा, तो ब्रीदिंग होगी, गैसियस एक्सचेंज होगा और सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। और इसमें नेटवर्क क्या प्रेजेंट होते हैं, नेटवर्क ऑफ ऑर्गन लगे होते हैं जो मदद करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो चलिए देखते हैं। A well organized respiratory system is essential for efficient breathing and gas exchange। कह रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो इसेंशियल होता है किसके लिए, ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज के लिए। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि ब्रीदिंग में क्या होगा, ऑक्सीजन का इनहेलिंग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलिंग होता है, बाहर निकालते हैं। गैस एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स वेयर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द ऑल सेल इन द बॉडी। कह रहा है कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे लंग के सरफेस पे होता है। इस दौरान क्या होता है, लंग की जो एल्वियुलर सरफेस होती है, एल्वियुलाई से बहुत सारी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं और उन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू जो हमारा जो ऑक्सीजन है जिसको हमने इनहेल किया है वो हमारे हर सेल तक पहुंच जाती है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एवरी सेल। कह रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन बॉडी के हर एक सेल के अंदर होगी, कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेलुलर फंक्शन। और कह रहा है कि
जो हमारे वो है ओवरऑल एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है और सेलुलर फंक्शन हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स द नोज, नेजल कैविटीज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रंकाई, ब्रंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले नोज, नोज के बाद क्या आएगा आपका नेजल कैविटीज, नेजल कैविटीज, नेजल कैविटीज के बाद एयर कहां पे जाएगा, फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद जो एयर है वो जाएगा लैरिंग्स में, लैरिंग्स से जो एयर होता है वो एंट्री करेगा आपके ट्रैकिया में, ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं और इसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं, विंड पाइप। ट्रैकिया जो होती है, ट्रैकिया अब लंग्स में जाती है और लंग्स में दो भागों में डिवाइड हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रंकाई कहते हैं। और ये ब्रंकाई भी अलग अलग भागों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, जिसे ब्रंक्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं ब्रंक्यूल्स पे क्या अरेंज होते हैं, एक वस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। और जो ये एल्वियोलाई होती है यही जो है मेन साइट होती है गैसियस एक्सचेंज की, क्योंकि यही एल्वियोलाई से वस्कुलर इसको क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ से ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती हैं जिसके थ्रू जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के अलग अलग सेल तक पहुंच जाएगा थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक है। ब्रंकाई एंड एल्वियोलाई आर इनक्लोज्ड इन पेयर ऑफ लंग्स। कह रहा है कि ब्रंक्यूल्स और एल्वियोलाई जो होती है वो पेयर ऑफ लंग्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। वो उसमें ये इनक्लोज्ड होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। द रिब केज मसल्स एसोसिएटेड विद द रिब केज एंड डायफ्राम ऑल हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। कह रहा है कि रिब केज मसल्स और ऐसी मसल्स जो रिब केज से क्या होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, और डायफ्राम, ये सारे जो है हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, the exchange of gases takes place between alveolar surface and surrounding blood vessels। जो हमने पहले ही बता दिया कि जो exchange of gases है वो किसके बीच में होती हैं, आपकी alveolar surface, जो alveoli की surface है जो lungs के अंदर प्रेजेंट है, और surrounding blood vessels, जो blood vessels alveoli से क्या है, कनेक्टेड है, वो उसमें जो alveoli है वो ऑक्सीजन को blood vessels में भेज देगा और blood vessels के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो हर सेल तक पहुंच जाएगा। ठीक है। एल्वियोलाई प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कह रहा है कि एल्वियोलाई जो होता है वो मेन काम उसका होता है कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो नाक से हमारा रेस्पिरेटरी कहाँ सिस्टम कहाँ शुरू है, नाक से, नोज से, नोज के बाद एयर कहाँ पे जाएगा, ये नेजल कैविटीज है, नेजल कैविटी से ये है आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है जो कि एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग की बनी होती है। और ये जो है यहाँ पे जब ट्रैकिया लंग्स के अंदर एंट्री करता है तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्रंकाई कहते हैं। ये ब्रंकाई बहुत से छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रंक्यूल्स के ऊपर वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, एल्वियोलाई कहते हैं। और यही एल्वियोलाई जो होती है मेन साइट होती है फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ये एल्वियोलाई ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होती है और ब्लड वेसल्स जो है वो एल्वियोलाई ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स तक भेजेगी, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंच जाएगा। ये था आपका पूरा प्रोसेस किसका, रेस्पिरेशन का, और ये ह्यूमन रेस्पिरेशन का पूरा आपका पाथवे था। ठीक है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं। इनहेलेशन इज द प्रोसेस टेकिंग एयर इन रिच इन ऑक्सीजन। कह रहा है इनहेलेशन में हम क्या ऐसा एयर इनहेल करते हैं जो किसमें रिच होता है, ऑक्सीजन में। एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस एक्सपेलिंग एयर इन कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। और सिंगल ब्रीथ इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, एंड ब्रीदिंग आउट कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल स्टेप कहते हैं। ठीक है। इसे सिंगल ब्रीथ कहते हैं, यानी कि ब्रीथ के एक ब्रीदिंग के अंदर हम कह सकते हैं एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों इन्वॉल्व होता है। ठीक है।
नॉर्मल ऐसे हम कहते हैं कि नॉर्मल इंसान जो होता है 1 मिनट में 12 से 15 बार शायद ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है, कंफर्म नहीं होता। इंडिविजुअल्स ब्रीथ मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द डे, कह रहा है कि एक इंडिविजुअल जो होता है पूरे दिन में क्या कर रहा है, बहुत टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स ब्रीदिंग का प्रोसेस करता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीदिंग इन 1 मिनट इज रिफर्ड एज ब्रीदिंग रेट, कह रहा है कि 1 मिनट में जो फ्रीक्वेंसी होती है ब्रीदिंग की, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं। यानी कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, कितनी बार हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कितनी बार ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो रहा है, इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब हम ब्रीद आउट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देंगे, तो जो डायफ्राम होता है हमारा अपने नॉर्मल पोजीशन में आएगा, और जब हम इनहेल करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है वो उठ जाता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें अगर, तो सेलुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन विद इन सेल। सेलुलर रिएक्शन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में एक सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ट्रांसफॉर्मिंग द बायोकेमिकल एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड इनटू अ केमिकल कंपाउंड। कह रहा है कि जो बायोकेमिकल एनर्जी बना हुआ है फूड के फॉर्म में, वो किसमें चेंज होता है, केमिकल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी कहते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात करें अगर, तो इन कंट्रास्ट टू एनिमल एंड ह्यूमंस, प्लांट लैक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर गैसियस एक्सचेंज। कह रहा है कि अगर हम ह्यूमन और अदर एनिमल से कंपेयर करें, तो जो प्लांट होता है उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस या गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट अकर्स थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसेल इन स्टेम्स। जो गैसियस एक्सचेंज है वो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू होता है, और जो स्टेम्स हैं उसमें लेंटिसेल्स प्रेजेंट होती हैं उसके आउटर सरफेस पे, उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। तो प्लांट के पास लंग्स नहीं है, नोज नहीं है, ऑक्सीजन को, गैसियस एक्सचेंज को कंडक्ट करने के लिए प्लांट के पास लीव्स में स्टोमेटा है, और जो स्टेम्स है वहां पे लेंटिसेल प्रेजेंट होता है जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। प्लांट रूट, स्टेम एंड लीव्स एग्जिबिट अ कंसिडरेबली लोअर रेस्पिरेटरी रेट कंपेयर टू एनिमल्स। कह रहा है कि जो प्लांट्स के बॉडी ऑर्गन होते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी रेट होता है इन कंपेयर टू ह्यूमन, एनिमल्स बहुत क्या होता है, कम होता है, उनको एनर्जी की जरूरत कम होती है। तो इस तरीके से हमने पूरा जो है रेस्पिरेशन की पूरी स्टडी कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर को लेकर, टॉपिक को लेकर, जिसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।